पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किए थे दोनों, उसमें हम लोग अल्केन के बारे में बात कर रहे थे। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट मेंबर अल्केन का होता है मीथेन। इनके बाकी के नोमेनक्लेचर और आइसोमराइजेशन ये सब कंप्लीट करने के बाद में हम लोग आगे बढ़े थे इनके प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन में देखो अभी कौन कौन सा मेथड डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पहला था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि फ्रॉम अल्कीन और अल्काइन। इनका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, ये बन गया था। फिर दूसरा आया था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में दो मेथड था, एक था बाय रिडक्शन जहां जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए थे, और दूसरा था उर्ज रिएक्शन। जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो जितने कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड होंगे उतने ही अल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर क्लोरो इथेन लिए तो इथेन बनेगा, क्लोरो ब्यूटेन लिए तो ब्यूटेन बनेगा। लेकिन उर्ज रिएक्शन में जस्ट डबल कार्बन एटम हो जाएगा, यानी अगर क्लोरो इथेन है तो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन है तो ऑक्टेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्ट्रक्चर के बारे में अगर दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ तो जस्ट डबल कर दिए, लेकिन अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको ध्यान ये रखना है कि लिंकेज अल्काइल ग्रुप का वहीं से होगा जहां पर हैलोजन है। इसलिए आपको बताए थे कि एक सिंपल सा कंसेप्ट इमेजिन करो कि जहां पर हैलोजन है उसी जगह पर आप क्या इमेजिन कर रहे हो, मिरर। मिरर इमेजिन कर लिए तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, जो मिरर इमेज आएगा उसको जोड़ने के बाद में। आज इसका लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम लोग पहुंचे हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दो मेथड है। अब ये स्क्रीन पर है डी कार्बोजाइलेशन, और इसके बाद में आएगा फिर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। पहले डी कार्बोजाइलेशन को समझ लेते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल, हटाना। डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। डीहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन। डी कार्बोजाइलेशन यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COO बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर अल्केन का फॉर्मेशन होगा, और इस अल्केन में एक कार्बन एटम कम होगा जितने सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। ये लेबोरेटरी मेथड है अल्केन के प्रिपरेशन का। मेथड ये क्या कहता है, आप पहले यहां ध्यान देना, कॉपी करवाएंगे हम लोग, बताएंगे, लिखवाएंगे। When sodium salt of carboxylic acid जैसे RCOONA is heated with soda lime, सोडा लाइम एक्चुअली मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का। 3:1 रेशियो में होता है, यानी कि 3 पार्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 पार्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडा लाइम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, इट इज एक्चुअली सोडा लाइम। इट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इनके साथ में जब हीट करते हैं तो ये अल्केन में कन्वर्ट करता है RH प्लस Na2CO3। इक्वेशन देख लेते हैं पहले। हुआ क्या, यहां पर ये R और यहां का H, ये दोनों कंबाइन कर कन्वर्ट कर दिया अल्केन में। देखो बाकी क्या बचा रह गया, Na और Na, यानी कितना सोडियम, 2, Na2, एक कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन यहां 2 और 1 3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। अब कुछ रियल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आप ही देखो यहां पर CH3COONA है, इसका अगर नेमिंग करेंगे हम लोग तो पहले इस वाले पार्ट का नाम लिखते हैं। Na है तो इसका नाम हो गया सोडियम, और अल्केनोएट कहा जाता है। देखो तो लेफ्ट साइड में कितने कार्बन एटम हैं, 2, तो इन्हें कहा गया सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। उसी तरह से अगर ये है C2H5COONA, जरा इसका नेमिंग ही कर लेते हैं पहले। बताओ पहले क्या नाम लिखे, सोडियम, यहां 2 कार्बन था तो इथेनोएट, यहां 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। अब बनेगा क्या, जब इनका सोडा लाइम से रिएक्शन करा रहे हैं, आप चाहें तो NaOH यहां भी लिख सकते हैं, एरो पर भी लिख सकते हैं। पहले ही बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह एडवांटेज है आपका कि रिएजेंट को आप एरो पर भी डाल सकते हो। तो NaOH प्लस CO होता है क्या है पार्ट, यहां से R, इसमें H ऐड हो जाता है। तो जरा देखो तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH4, यानी कि इस वाले पार्ट में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3।
सोडियम कार्बोनेट आप लिख भी सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि रिएजेंट को आपने कहां पर लिख दिया, एरो के ऊपर में। बार बार हम वही बताते हैं। अब यहां पर कंफ्यूज करता है, एक दो स्टूडेंट बाद में भी आकर के पूछा, अभी भी आकर के पूछेगा कि सर यहाँ सोडियम 1 था तो सर यहाँ सोडियम 2 क्यों लिख दिए। अरे वही तो हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग 1 और 2 डालते हैं, और ऑर्गेनिक में एडवांटेज है कि इक्वेशन बैलेंस बगैर किए हुए भी आप छोड़ सकते हो। अगर लिखना ही है कि कैसे आ गया, तो फिर जैसे NaOH यहाँ की बजाय कहाँ लिख देंगे, रिएक्टेंट में, तो वो पूरा हो जाएगा, मीथेन बना। उसी तरीके से यहां पर देखो तो इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट लिखें, C2H6 प्लस Na2CO3। तो देख रहे हो, सोडियम इथेनोएट था तो मीथेन बन गया, इथेनोएट से मीथेन बन गया, 2 कार्बन था तो 1 कार्बन बना। यहां सोडियम प्रोपेनोएट है तो क्या बन गया, इथेन। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो अभी आपको आंसर बताना है, राइट डाउन द नेम ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसका नाम लिखना है, रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन के प्रिपरेशन के लिए किस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करना होगा, बता सकते हो। सोडियम, सोडियम ब्यूटेनोएट, ठीक है, बिल्कुल सही है। जरा फार्मूला भी बताओ तो क्या लिखेंगे, C3, C4 नहीं, C3H7COONA, वो हो गया सोडियम ब्यूटेनोएट, और इनके डीकार्बोजाइलेशन से फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोपेन का। बोलो कोई दिक्कत, फिर से एक बार, when sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, it is the mixture of sodium hydroxide and calcium oxide, decarboxylation take place and results the formation of alkane containing one less carbon atom that is present in sodium salt of carboxylic acid। अगर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है तो अल्केन में 1 होगा, अगर 5 कार्बन एटम है तो 4 होगा। तो चूंकि कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकले हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर निकले हैं, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है डीकार्बोजाइलेशन। तो कभी अल्केन दे दिया तो आपसे साल्ट पूछेगा, और साल्ट दे दिया तो कभी अल्केन पूछेगा। लिखवा दें आप, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है, लिसिस, ये वर्ड भी बार बार आएगा, जैसे डी वर्ड के बारे में आपको बताया। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक, टूटना, जैसे होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, याद आ रहा है, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आया था। वाटर के प्रेजेंस में अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है किसी केमिकल सब्सटेंस का तो उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। लाइट के प्रेजेंस में अगर ब्रेक किया तो फोटोलिसिस कहा जाता है। ओजोन के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा तो ओजोनोलिसिस आएगा, वो भी अल्कीन वाले पार्ट में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, ओजोनोलिसिस। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर ब्रेकअप हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। यहां पर सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं, RCOONA, इनके एक्वस सॉल्यूशन का, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 डाल दिया गया और यहां पर भी 2 डाल दिया गया, अल्केन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस बनता है, H2। अब समझो यहां पर कहां पर कैसे कैसे ब्रेक किया है। जो 2 मोल्स हैं, एक पार्ट ये बन गया, यानी R और R दोनों जुड़ गया, दूसरा ये पार्ट बना, यानी C और डबल O किसका फॉर्मेशन कर लिया, CO2 का, और तीसरा ये पार्ट बना जो वाटर के OH के साथ में कंबाइन कर NaOH का फॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट क्या क्या आएगा जो ध्यान से देखना है, जैसे हम लोग अगर CH3COONA लेते हैं, यहां पर भी 2H2O, इसको भी 2 कर दिए, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। ऊपर का देख करके बताओ तो पहले ये वाला पार्ट का जस्ट डबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। CH3COONA की बजाय अगर हम लोग C2H5COONA लेते हैं, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2,
2H2। बताओ तो यहाँ क्या लिखे, C4H10 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। यहां आया। अब इस जगह पर देख रहे हैं कि इसके आगे वाले में R जो है उसका जस्ट डबल हो जा रहा है। पहले वाले में देखो इथेन बना, यहां क्या बना, ब्यूटेन बना। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुक में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, मीथेन का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता इस मेथड से? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस मेथड में मीथेन में कितने कार्बन एटम है, एक। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन का प्रिपरेशन नहीं होगा, क्योंकि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्काइल पार्ट है, आर पार्ट है, उसका जस्ट क्या हो जाता है, डबल। और किसी भी नंबर का अगर आप डबल करते हैं तो हमेशा किसका फॉर्मेशन करता है, इवन नंबर का फॉर्मेशन करता है। पढ़े ना नीचे क्लासेस में मैथ्स में, नीचे क्लासेस में तो मैथ पढ़े होंगे, पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पर ऐसा बताया गया है, तो इसलिए ऑड नंबर कंटेनिंग अल्केन का प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं हो सकता है। अब देखो एक ही केमिकल सब्सटेंस है लेकिन अलग अलग मेथड से अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर आप CH3COONA ले रहे हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब यहां पर अगर इनका डीकार्बोजाइलेशन कराया गया, यानी NaOH प्लस CaO के साथ हीट किए और दूसरे इनके एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया, ऐसे कंडीशन दे दिया है। केमिकल सब्सटेंस एक ही है, तो पहले ऊपर वाले के बारे में सोचो। बताओ तो यहाँ क्या बनेगा, CH4, बाकी बाई प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, Na2CO3 बनेगा। यहां बताओ इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, C2H6। देख रहे हो रिएक्टेंट एक ही है लेकिन कंडीशन चेंज कर दिए तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, बदल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस बार CH3COONA की बजाय C2H5COONA लेते हैं। इनका पहले डीकार्बोजाइलेशन, इस बार नाम लिख दे रहे हैं, डीकार्बोजाइलेशन, और दूसरे वाले में कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। बताओ फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट C2H6 और यहां C4H10। समझ में आया? वैसे ही था रिडक्शन और उड्ज रिएक्शन में। रिडक्शन में सेम कार्बन था और उड्ज रिएक्शन में उसी अल्काइल हैलाइड का क्या हो जा रहा था, डबल हो जा रहा था। तो इस तरीके से हम लोग पार्ट को रखते हैं, इसे समराइज्ड फॉर्म कहा जाता है, कि जब आप पूरा पढ़ चुके हैं तो ये पार्ट जैसे ही देखोगे तो सब कुछ फ्लैशबैक में याद आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग आधे घंटे डिस्कस जो भी किए, 2 रिएक्शन डिस्कस किए, लेकिन दोनों का कंक्लूजन तो इसी जगह पर है। तो वो स्टूडेंट जिसका पढ़ा हुआ पार्ट होता है तो उनके लिए ऑर्गेनिक का रिवीजन आसान हो जाता है। वो पढ़ा हुआ पार्ट है तो अच्छा यहाँ पर ये पार्ट है, इस जगह पर जैसे ही बोले बाकी का वो पार्ट हो गया। तो ऑर्गेनिक के लिए जो समराइज फॉर्म है वो लिखना होता है। तो जैसे ही पूरा एक प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ तो आपका भी काम ये होना चाहिए, अभी से ही ट्रेनिंग लो कि प्रिपरेशन हम कंप्लीट किए। तो एक मेथड का तो प्रिपरेशन यहाँ बता दिए, बाकी का दूसरे तीसरे का भी लिखा जा सकता है वहीं पर। तो वहाँ जैसे ही देखोगे तो सब कुछ फ्लैशबैक में याद आ जाएगा कि किसकी तरह से बना था। तो अगर किसी सोडियम या पोटासियम साल्ट से ऑड नंबर में बनाना है तो ऑड या इवन हो, डीकार्बोजाइलेशन से तो दोनों बन सकता है। देखो यहाँ मीथेन बना कि नहीं बना, मीथेन भी बना और इथेन भी बना, लेकिन कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा, यानी कि या तो इथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा, ऑक्टेन बनेगा, बीच का कभी हेप्टेन, नोनेन, मीथेन, पेंटेन नहीं बने। बोलो कोई दिक्कत? अल्केन का प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अल्केन के प्रिपरेशन के बाद में अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पर आते हैं, और प्रॉपर्टीज को 2 कैटेगरी में बांटा गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको पहले समझ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस का कंपोजिशन बदल जाता है, यानी उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट है उनका अरेंजमेंट बदल जाएगा, एलिमेंट बदल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन नहीं बदलता है, अपीयरेंस बदलता है उनका। जैसे अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारा जो नेचर है वो वही है, आज हम स्वेटर पहन के आए हैं, कल जैकेट पहन के आए थे, परसों सूट पहन करके चले आए, तो मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गया, बट केमिकल प्रॉपर्टीज वही है। ऐसा नहीं कि स्वेटर पहन करके आए हैं तो हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सूट पहन के आ जाएंगे तो फिजिक्स पढ़ाने लगेंगे, और जैकेट पहन के आ गए तो बायोलॉजी पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन अगर बदल गया
अगर वैसा हो गया तो कहा जाएगा कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गया और सिर्फ अपीयरेंस चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग वो प्रॉपर्टीज जो देखकर, छूकर, चखकर पता किया जाता है उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे देख रहे हैं, इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज इन सॉलिड स्टेट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, देख रहे हो, इट हैज सावर टेस्ट, तो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब तो फिजिकल केमिकल में क्लियर हुआ। अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज में अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सैचुरेटेड कहने का मतलब लेस रिएक्टिव, इसलिए इसे पैराफिन भी कहा जाता है क्योंकि इसका एफिनिटी यानी कि रिएक्शन जो वो कम होता है। अल्कीन और अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा आएगा इसके रिस्पेक्ट में। जब केमिकल प्रॉपर्टीज का नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ अल्कीन और अल्काइन में ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है अल्केन के रिस्पेक्ट में। इनके फिजिकल स्टेट में बताया गया कि फर्स्ट 4 मेंबर यानी कि C1 से लेकर C4 तक ये गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, C5 टू C17 ये लिक्विड स्टेट में होता है, और C18 टू एबव ये किस स्टेट में है, सॉलिड में। अब अगर ये कंसेप्ट ध्यान में है तो आप बता सकते हो पेंटेन किस स्टेट में होगा, ब्यूटेन क्या होगा, गैस, इथेन क्या होगा। तो इसके अनुसार से आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के बारे में बता सकते हो कि वो गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। एक कंसेप्ट आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है उसको वैसा ही पसंद होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो अल्केन को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन अल्केन को अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, बेंजीन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, इन सब में अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व होगा। तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनका आएगा। दूसरा मॉलिक्यूलर मास, 12th में बहुत सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। कोई भी कंपाउंड ले लो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कहता है कि लोअर मेंबर से हायर मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रीजन ये है कि मीथेन अगर आप लिख रहे हैं तो ये लिख दिए CH4, लेकिन अगर आप इथेन लिखेंगे तो स्ट्रक्चर देखो तो ये आ जाएगा ना, ये इथेन हो गया। प्रोपेन लिखना होगा तो 1 2 3, यहाँ इस जगह पर हाइड्रोजन डालेंगे। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और वान डेर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज उतना ही स्ट्रांग इंटरैक्शन। तो आप देखो तो यहाँ ये इथेन है, इस जगह पर प्रोपेन है, और इस जगह पर मीथेन है। इन्हीं तीनों में कहाँ मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, प्रोपेन में। तो कहाँ वान डेर वाल्स फोर्स स्ट्रांग लगेगा, प्रोपेन में। तो कहाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्रोपेन में। तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ में जाएंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इस कंसेप्ट को लेकर के तुम 12th का क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर कई बार में पूछता है कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, और ये कह दिया कि इनमें से किनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आप बताओ। ब्यूटेनॉल, सिंपल। आप नहीं जानते हैं कि अल्कोहल क्या है, आपको नहीं पता उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन अभी ये जो कंसेप्ट पढ़े उसके अनुसार से निकाल सकते हैं आप कि जितना बड़ा होगा मेंबर उतना ही उनका साइज बड़ा होगा, और उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर आइसोमर्स को ले लें हम लोग, जैसे याद करो पेंटेन के बारे में, C5H12, इसमें 3 आइसोमर्स बने थे। एक था लीनियर जिसे नॉर्मल कहा गया, एक था आइसो, और तीसरा था नियो। ये कहता है कि अगर आइसोमर्स हैं तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर अलग अलग मॉलिक्यूलर मास है तो जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन अगर आइसोमर्स हैं जहां पे मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू सेम है, तब देखोगे कि जिसमें जितना ज्यादा ब्रांच आ जाएगा उसका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे ये इतना बड़ा है, इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया, ठीक है। तो जितना स्ट्रेट चेन में रहेगा उतना ज्यादा ब्रांच होगा। तो अगर इसे हम लोग A, B और C कर दिए तो बताओ इन तीनों में साइज किसका छोटा हो गया, C का। तो C का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। C से ज्यादा किसका होगा, B का, और B से ज्यादा किसका होगा, A का। ये कंसेप्ट भी अप्लाई होता है, ये हर जगह पर। आप 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक पलट करके देखना,
वहां पर भी आपको नजर आ जाएगा क्वेश्चन जो है वो हर एक चैप्टर में आ जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, और वहां पर भी यही कंसेप्ट अप्लाई होता है, यही आता है सिंपल सा कंसेप्ट जिसको अभी बताया गया है वो ध्यान में रखना है। फिर से दोनों पार्ट को मिलाओ, अलग अलग हाइड्रोकार्बन है, अलग अलग अल्केन है, तो जो जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो जिसमें जितना ज्यादा ब्रांच उसका साइज उतना ही छोटा और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। बोलो अब सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सुन लो फिर लिखवा देंगे। यहां है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीन रिएक्शन जनरली रिपीट होते हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन को समझाते हैं। मान लिया कि एक स्टूडेंट अभी आया, बोले इस पर बैठो जी फर्स्ट बेंच पर, यहीं बैठा दिए, ये हो गया एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कोई बाहर से आया नहीं है, इसमें से किसी को बोले क्लास से बाहर जाओ, पढ़ा रहे होते हैं डिस्टर्ब करते रहता है, बाहर जाओ क्लास से, ये हो गया इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तुम पीछे वाला बेंच पर जाओ और पीछे वाला स्टूडेंट यहाँ आएगा, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक को हटा करके दूसरे को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जनरली यही तीन रिएक्शन आपको मिलेगा, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन। तो यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक को हटाकर उसकी जगह पर दूसरे को ऐड कर देना है। यहां कहता है कि जब अल्केन का, जैसे अल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन H, इनका जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट, इसे HNu से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से इस हाइड्रोजन को ये क्लोरीन हटा देता है, इसके साथ कंबाइन कर HCl बना लिया। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन हटा, अभी जगह पर जगह खाली हो गया ना, अब इसको भरने के लिए क्लोरीन यहां से यहां आएगा, यानी HCH और यहाँ क्या आ गया Cl, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया HCl। इसको एक्सपेंड करके लिखे ताकि हम दिखाना चाह रहे थे कि कैसे जुड़ा और क्या बचा हुआ रह गया। इसी को हम लोग अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखें तो लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl2। HNu की जगह पर आप UV लाइट या सनलाइट भी लिख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट। ये फॉर्मेशन कर लिया CH3Cl और प्लस HCl। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ जहां पर हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन उसकी जगह पर जुड़ जाता है। यहीं पर एक और कंसेप्ट काम करता है, बताता है कि अगर रिएक्शन में ये हैलोजन एक्सेस अमाउंट में है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में है, तब उस कंडीशन में रिएक्शन फर्दर आगे की तरफ में बढ़ेगा। क्या बताना चाह रहे हैं, अगर CH4 का रिएक्शन Cl2 से कराए इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट, आप बताओ प्रोडक्ट यहां पर क्या लिखेंगे, CH3Cl और प्लस HCl। यहां पर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में, तो अभी तो यहां पर मीथेन का सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटा है, अभी भी इसके पास में 3 हाइड्रोजन है, तो अब जो बचा हुआ क्लोरीन होगा वो दूसरे हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यानी कि अब इस रिएक्शन में ये जो CH3Cl है, CH3Cl फिर Cl2 से कंबाइन करेगा, फिर एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, अब ये बन गया CH2Cl2 प्लस HCl। फिर ये CH2Cl2, अब ट्रैक पकड़ लिए होंगे आप, बताओ तो क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl और CHCl3 प्लस Cl2, अब बताओ क्या लिखेंगे, प्लस HCl। सारा हाइड्रोजन हो गया। इफ हैलोजन इज इन एक्सेस अमाउंट then all the hydrogen of alkanes are substituted by halogen one by one। एक एक करके सारे हाइड्रोजन एटम्स को हटा दिया जाता है हैलोजन के द्वारा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है। ये इस मेथड का लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन करने का मतलब मिक्सचर बन जाएगा। ये हो गया क्लोरोमीथेन, ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। नाम सुने क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। आंख बंद डब्बा गायब, ठीक है। कोई जो है वो आपके आ जाएंगे, बहुत दूर के पड़ोसी, ट्रेन वगैरह में आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लगेगा कि बहुत हितैषी वगैरह हैं, और सुंघा करके आपको सुला देंगे और आपका सामान लेकर के निकल जाएंगे। तो इसीलिए जो है वो चुपचाप रहना चाहिए। बाहर में जो है वो ठीक है, प्रणाम पाती तक में ठीक है, खाना पीना आप अपना जो है रोटी भुंजिया परोठा लेकर के गए हैं उसको खाइए आराम से जो
नहीं तो पता चलेगा कि बहुत सारा न्यूज है वो जैसे लोग छपते हैं अखबार में वैसे आप भी छप जाइएगा, अखबार में नाम आ जाएगा। तो ये वही क्लोरोफॉर्म है, चोर वगैरह इस्तेमाल करते हैं इनका। और ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया एक्सेस अमाउंट में। कई जगह पर ये 4 स्टेज को एक ही साथ में भी लिखा जाता है। तो वही कंसेप्ट, रिएजेंट को एरो पर डाल देंगे और बाई प्रोडक्ट को एरो के नीचे में। देखिए कैसे लिखना है जो बताते हैं यहाँ बोर्ड पर देखना। CH4 पहले वाले को आप साथ में भी रख सकते हो। यहां देखना Cl2 के साथ रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। बताओ यहां क्या लिखें? CH3Cl और प्लस HCl। कहता है कि जो बाई प्रोडक्ट है उसे अगर आप एरो पर लिखते हैं तो इसे माइनस लिखा जाता है। तो यहां क्या कर दिए? माइनस HCl, इधर ना लिख करके यहां लिख दिए। अब ये फिर क्लोरीन ऐड करना है तो जो रिएक्टेंट है उसको प्लस से लिखा जाता है, यहाँ प्लस Cl2 और फिर यहां से एक और क्या बाहर निकलेगा? HCl। तो यहाँ क्या डाल देंगे? माइनस HCl। आप चाहें तो इस Cl2 को भी यहाँ पर प्लस Cl2 लिख सकते हैं। अभी बोलो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? CH2Cl2। अभी फिर अगर आप क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो फिर एक HCl बाहर निकलेगा। अभी बताओ क्या बन जाएगा? CHCl3। अभी भी एक हाइड्रोजन है, फिर एक क्लोरीन ऐड करो और फिर एक HCl बाहर निकालो। अब बताओ फाइनल क्या बन गया? CCl4। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मीथेन से हम बताएं, इथेन से भी उसी अनुसार से होगा, प्रोपेन से भी उसी अनुसार से होगा। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ना है हम लोग को। मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, पहले इसको लिख। अब इसमें हम लोग को इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है, मैकेनिज्म भी पढ़ना है। सुन लो पहले, उसके बाद फिर मैकेनिज्म लिखवा देंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है, यहाँ तो सिंपल हम लोग देखे रिएक्शन में कि मीथेन का CH4 का जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोमीथेन CH3Cl और HCl। लेकिन यहां पर अगर इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझे, मैकेनिज्म है क्या? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन। यानी कि सारे स्टेप को हम लोग एक एक करके अगर डिटेल से स्टडी करते हैं तो उसे मैकेनिज्म कहा जाता है। जितने भी आप रिएक्शन पढ़ते हैं उन सब का मैकेनिज्म है, लेकिन हम लोग मैकेनिज्म अपने सिलेबस के अनुसार से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ ये होता क्या है? तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज को कहा जाता है इनिशिएशन स्टेज, या इनिशिएशन स्टेप भी कहते हैं। इनिशिएशन स्टेप नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा। यहां ये जो Cl2 दिख रहा है, ये क्लोरीन और क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में, या यूवी लाइट जो लिख लो आप, सनलाइट आप पढ़े हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग डिस्कस किए हैं, बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। यानी दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और अगर आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो जो दो एटम के बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, ब्रेक करेगा। तो यहाँ सनलाइट इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, ये फ्यूजन होगा कोवेलेंट बॉन्ड का। फिर हम लोग फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्कस किए कि अगर आइडेंटिकल नेचर वाले एटम्स हैं तो वहाँ होमोलिटिक फ्यूजन होगा और बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक के पास में चला जाएगा, और अगर अलग अलग हैं तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा। हम आंसर यहाँ बता दिए जो अभी आपसे पूछने वाले हैं। आप बताओ तो यहाँ फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो होमोलिटिक होगा या हेट्रोलिटिक होगा? नहीं, देखते हो अगर तुम गौर से सुनोगे तो हम सब कुछ बता ही देते हैं और फिर पूछते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रेक करेगा, यहाँ क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये तुरंत किसी न किसी के साथ में कंबाइन करना चाहेंगे। 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े थे हम लोग, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन। आप बताओ तो ये तीनों में से ये कौन है? फ्री रेडिकल, जो होमोलिटिक फ्यूजन से बनता है। ये पहले स्टेज में बना, यानी कि पहला स्टेज रिएक्टिव फ्री रेडिकल यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया। अब ये मीथेन के कांटेक्ट में आता है सेकंड स्टेप में, इसे प्रोपैगेशन स्टेप कहा जाता है।
प्रोपेगेशन स्टेप। इस प्रोपेगेशन स्टेप में मीथेन यानी कि CH4 है, ये इनके कांटेक्ट में ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आता है। हाइड्रोजन का एफिनिटी क्लोरीन के साथ ज्यादा है इन कंपेरिजन टू कार्बन। अब जैसे ही ये फ्री वाला क्लोरीन नजर आया, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन अभी किसके साथ जुड़ा हुआ था? कार्बन के साथ, मजबूरी में जुड़ा हुआ था। आप वेजिटेबल वाले काउंटर के पास में जाके खड़े हैं, ठीक है, पार्टी में, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, उसी जगह पे यहाँ आकर के बोला कह रे पुलाव खा रहा है तुम, तो कि क्या करें, वेजिटेरियन ही यहाँ लगे। नहीं नहीं नहीं, उधर उधर काउंटर है नॉन वेजिटेरियन वाला, ठीक है, उधर चिकन वगैरह है, मटन भी है वहाँ पर। अब बताओ नॉर्मली क्या होगा? प्लेट वहीं रख देंगे तो छोड़ वहाँ चल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको क्लोरीन दिखाई दिया, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन को छोड़ेगा, बोलेगा हम आपको छोड़े, ठीक है, आप अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखिए, हम कर दीजिए, हम अपने चले गए। तो यहाँ से अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जैसे ये ब्रेक किया तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन गया। अब क्लोरीन क्या हो गया? फ्री हो गया। तो यहाँ HCH इनके पास का इनका इलेक्ट्रॉन, और ये किसका फॉर्मेशन कर लिया? HCl का। अब ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये रिएक्टिव हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब ये पहुंचता है क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास में, HH यहाँ फ्री रेडिकल है, और ये किसके पास में पहुंचा? Cl के पास में। क्लोरीन इसका हाइड्रोजन लेकर के गया है, अब ये यहां पर जो है वो ये क्लोरीन को ले लेगा इसके साथ में, ये इनके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब यहाँ क्लोरीन, अब फिर कौन सा बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये इसके साथ कंबाइन कर लिया। जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में था वही केस क्लोरीन और कार्बन के बीच में है। क्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो कार्बन मिला तो फिर क्लोरीन को छोड़ करके किसके साथ में जुड़ गया? कार्बन के साथ में। अब ये फिर कौन बचा हुआ रह गया? क्लोरीन। अब ये क्लोरीन फिर किसके पास जाएगा? मीथेन के पास। फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन के पास में जाएगा। अब यही नौटंकी चलता रहेगा, ठीक है। वो मीथेन को अनस्टेबल बनाएगा, मीथेन किसको अनस्टेबल बनाएगा? क्लोरीन को। फिर क्लोरीन मीथेन को बनाएगा, मीथेन क्लोरीन को बनाएगा। अब ये पूरा रिएक्शन चलता रहेगा जब तक इन दोनों में से कोई एक खत्म नहीं हो जाए। इस स्टेप को कहा जाता है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप के बाद में लास्ट का स्टेप आता है जिसे हम लोग टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेट कर देना, नाम भी सुने होंगे आप। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और ज़्यादा XYZ कर रहे हैं आप, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको उस जॉब से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तब ये आगे वो उसको कैटलाइज करने वाला पार्ट था, अब यहाँ पर रिएक्शन टर्मिनेट करेगा। अब टर्मिनेट होने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या? इसके 3 ऑप्शन हैं। क्या क्या? मे भी हो सकता है कि रिएक्शन में 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा हुआ हो, मे भी हो सकता है कि इस रिएक्शन में 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बचे हुए रह गए हों, या मे भी हो सकता है कि एक मिथाइल फ्री रेडिकल बचा हो और दूसरा क्या बचा हुआ हो? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये तो डिपेंड करता है कि क्या बचा हुआ रह गया, यानी कि 3 चांसेस हैं यहाँ पर। आप यहाँ देखो तो अगर 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा रह गया तो क्या बन जाएगा? Cl2। अगर 2 मिथाइल फ्री रेडिकल है तो C2H6, और अगर एक CH3 और एक Cl बना हुआ बचा हुआ रहे तो CH3। ये इसका फॉर्मेशन हो गया। ये पूरा रिएक्शन इतने स्टेज में जाकर के कंप्लीट, यानी कि मीथेन और क्लोरीन, ये क्लोरोमीथेन और HCl बनाया। तो ये क्लोरोमीथेन और HCl बना कैसे? तो देखो यहाँ पर पहले स्टेज में ये किसका फॉर्मेशन कर लिया था? HCl, और फिर हर जगह पे क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन ये बनता चला जा रहा था। तो ये इसका मैकेनिज्म था। कई एग्जाम्पल्स है। आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन होता है। एक्शन मूवी वगैरह में वही होता है। 2 दोस्त थे आपस में, विलेन का एंट्री होता है सनलाइट के जैसा। यहाँ पर ये विलेन का एंट्री आया, बॉन्ड ब्रेक करता है, ब्लेम लगा देता है ए का कि ए के फैमिली मेंबर का मर्डर हुआ तो बी के ऊपर में। अब बी जो है वो बदला लेने के लिए ए के फैमिली मेंबर को करेगा। अब एक्शन मूवी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्शन मूवी में तो मर्डर होना स्वाभाविक बात है, वो तो होना ही है, ठीक है। अब ये लगातार चलता रहेगा। अब पूरे 2.5 घंटा चल रहा है, हो गया प्रोपेगेशन स्टेप। अब उसी में चूंकि टर्मिनेशन स्टेप तक भी दिखाना है तो फिल्म का डायरेक्टर क्या करता है? ए और बी के एक मेल और फीमेल मेंबर को निकाल कर दोनों का दोस्ती करा देता है और टर्मिनेशन स्टेप में शहनाई बज जाता है। ठीक है, हो गया, ठीक है।
तो स्टार्ट हुआ इनिशिएशन से और लास्ट में क्या चल गया, टर्मिनेशन स्टेज। वही होता है। अभी एक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप